वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कुमारी सिमरन हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज जीके के टॉप मोस्ट प्रश्नों के साथ आप लोग रूबरू होंगे। तो चलिए बच्चों, ज़रा भी देर ना करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? चलिए बच्चों, पहला ऑप्शन है इसका 1961, दूसरा ऑप्शन है 1954, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1962। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बच्चों भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1954 होगा। 1954 होगा, 1954। बच्चों, 1954 को जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बच्चों, मैं इसके साथ एक और ही मज़ेदार बात बताती हूँ। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में कि भारत में भारत रत्न जो है, भारत रत्न की स्थापना कब हुई, है ना। इस सम्मान की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, इस सम्मान की स्थापना जो है 1954 में ही हुई है। 2 जनवरी 1954 को ही है। 2 जनवरी 1954 को हुई है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि राधा कृष्णन को भी ये सम्मान 1954 ईस्वी में मिली। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भारत के सबसे प्रथम व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही समझा बच्चों आपने, है ना। भारत के 3 ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिनको एक साथ सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सबसे पहला है बच्चों जिनको दिया गया, सी राजगोपालाचारी, है ना। सी राजगोपालाचारी, क्लियर है। दूसरा है बच्चों राधा कृष्णन, जो आपके सामने है, राधा कृष्णन। और तीसरा है बच्चों सीवी रमन, सीवी रमन, ये साइंटिस्ट थे, है ना। बच्चों, ये तीनों को एक साथ पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि सबसे पहले सी राजगोपालाचारी को दिया गया पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर राधा कृष्णन को और तीसरा पर सीवी रमन को। लेकिन तीनों को एक साथ दिया गया, है ना। तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले तीनों प्रथम व्यक्ति हुए, क्लियर है। और बच्चों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो ये हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, आप लोग को पता होगा इनका जो जन्म है वो 5 सितंबर है ना। इनका जो बर्थडे डेट है वो क्या है? 5 सितंबर है। 5 सितंबर को ही हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे, क्लियर है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है बच्चों मंगल पांडे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री। ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे बच्चों, इन्होंने जो है 1965, है ना, भारत पाक युद्ध के दौरान इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत की जनता को संबोधित करते हुए ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, है ना। उस समय ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, है ना। और उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्लियर है। ये कहाँ दिया था? तो दिल्ली के रामलीला मैदान में दिया था। कब दिया था? तो भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों, अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950,
ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1950, ऑप्शन सी 17 मार्च 1950 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी, है ना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू के द्वारा किया गया था। क्लियर है? किनके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहर नेहरू के द्वारा किया गया था, है ना बच्चों। चलिए अब बात आती है कि वर्तमान में भी इसका नाम योजना आयोग ही है या कुछ और है। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल योजना आयोग का नाम 13 अगस्त को, है ना, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया बच्चों? नीति आयोग रख दिया गया। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। ये कब हुआ बच्चों? ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? 13 अगस्त 2014 को हुआ। किनके द्वारा हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। क्लियर है? चलिए और मैं बता दूं बच्चों, योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसका अध्यक्ष, है ना, इसका अध्यक्ष जो होता है हमेशा से ही पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री होंगे, है ना। जैसे 15 मार्च 1950 में जो योजना आयोग का गठन हुआ, है ना, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन हुए होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, है ना। अभी वर्तमान में कौन रहे होंगे इसका अध्यक्ष? बिल्कुल अभी के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी होंगे, है ना। अब बात आती है बच्चों कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो थे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, है ना, गुलजारी लाल नंदा थे। अब है बच्चे बात आती है इसकी कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, है ना, इसका हेड क्वार्टर कहाँ होगा? तो बच्चों ये जाहिर सी बात है कि ये जब केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपती है, केंद्र सरकार में भी ये जो है सीधा रिपोर्ट अपना किसे सौंपती है? प्रधानमंत्री को सौंपती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। क्लियर है? योजना आयोग या नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी और ऑप्शन डी है बच्चों 1922 ईस्वी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920, है ना। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। क्लियर है बच्चों? बच्चों इस आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। क्लियर है? अब बात आती है बच्चों कि इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो M.K. गांधी थे, है ना, M गांधी थे। क्लियर है? महात्मा गांधी थे, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे और उठती है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, ना, या कांग्रेस की किस बैठक में जो है ये कहा गया कि नहीं अब असहयोग आंदोलन करना चाहिए? तो बच्चों ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में ये पारित हुआ कि नहीं अब असहयोग आंदोलन करना चाहिए, है ना। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? तो अंग्रेज की गलत नीतियों के खिलाफ हुआ था, है ना। अंग्रेज ने जो गलत नीतियां भारत में लागू की हुई थी, है ना, भारत की जनता के ऊपर, तो इस नीतियों को हटाने के लिए, है ना, इसका विरोध करने के लिए, विरोध जताने के लिए असहयोग आंदोलन लाया गया था। क्लियर है? चलिए इसका स्टार्ट हुआ था बच्चों 1 अगस्त 1920 को। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? नगद फसल।
ऑप्शन ए है बच्चों चाय, बी रबड़, सी गन्ना और डी नारियल और कॉफ़ी। बच्चों ये प्रश्न मैं आप लोग को पिछले क्लास में करा चुकी हूँ, है ना। तो आप लोग इसका आंसर देने में ज़्यादा समय ना लें। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या हो सकती है, आप ही बताओ। चाय, रबड़, नारियल, कॉफ़ी। हमारे राज्य में तो होती नहीं है। बच रहा है कौन, ऑप्शन सी गन्ना, है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, गन्ना होगा, है ना। चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है बच्चों, आसाम में होता है। रबड़ का कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, केरला में होता है। और नारियल भी तो केरल में ही होता है। लेकिन कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बच्चों भारत में कर्नाटक में होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी, है ना। इसका हिंदी होता है बच्चों सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक किसने लिखी है बच्चों। ऑप्शन ए है समीर सोनी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी शरद पगारे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये प्रश्न भी मैं पिछले क्लास में आप लोग से करवा चुकी हूँ। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है ना। बच्चों ये एक बायोग्राफी है ना। बायोग्राफी बोले तो आत्मकथा है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों अगला प्रश्न हमारा है मध्य रात्रि का सूरज कहाँ दिखाई देता है। ये भी प्रश्न मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ, है ना। आप लोग का ये रिवीजन हो रहा है। और मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी अंटार्कटिका क्षेत्र में, ऑप्शन सी आर्कटिका क्षेत्र में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। चलिए बताइए मध्य रात्रि का सूरज कहाँ दिखाई देता है। देखो अभी कोई भी बच्चा जो है नॉर्वे लिख रहा है। नॉर्वे कैसे होगा भाई, मैं आप लोग को पिछले बार बताई थी कि इसमें इसका राइट आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी। ऐसा क्यों होगा, ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दो दो ऐसे ध्रुव हैं बच्चों, सॉरी दो ही ध्रुव ऐसे हैं जिस पर साल में एक एक बार जो है मध्य रात्रि का सूरज होता है। वो होता है बच्चों, वो दिन कौन सा है, 21 जून और 22 सितंबर, है ना। तो ये दो दिन जो है बच्चों अंटार्कटिका और अंटार्कटिका क्षेत्र पे क्या रहता है, मध्य रात्रि को भी सूर्य दिखाई देता है। लेकिन नॉर्वे में तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। क्लियर है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए है बच्चों यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी सिक्किम। सबसे बड़ा राज्य कह रहा है बच्चों, सबसे बड़ा राज्य इसका क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी राजस्थान, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन है बच्चों, तो गोवा है। सबसे छोटा कौन है, गोवा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी है बच्चों 1900। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1901 ईस्वी, है ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई बच्चों, 1901 ईस्वी में, है ना। अगर यहाँ पे पूछता बच्चों प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार का गठन क्या हुआ है, कब कब हुआ है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 1900, है ना। नोबेल फाउंडेशन का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुआ, तो क्या लिखाएगा 1900, है ना। लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है शुरुआत कब यानी मतलब कि सबसे पहली बार कब दिया गया, तो 1901 ईस्वी में दिया गया बच्चों। और सबसे पहली बार किसे दिया गया, तो क्या बताओगे बच्चों, सबसे पहली बार
मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना, है ना। हेनरी ड्यूटेंट, इनको दिया गया हेनरी ड्यूनेंट प्लस, इनके साथ किन्हीं और को भी दिया गया बच्चों, फ्रेडरिक पैसी, फ्रेडरिक पैसी, है ना। हेनरी ड्यूनेट कौन थे बच्चों? ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस जानते हैं ना आप लोग, रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, क्लियर है। और ये फ्रेडरिक पैसी कौन है बच्चों? ये पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं, है ना, शांति समाज के संस्थापक हैं। तो ये जो है, ये दोनों को सम्मिलित रूप से सबसे पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात आती है नोबेल प्राइज जो है किनके याद में शुरू किया गया है? तो अल्फ्रेड नोबेल, किनके याद में? अल्फ्रेड नोबेल, क्लियर है बच्चों। अच्छा, बात आती है कि भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया, नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो बच्चों, भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ये भी कोई बोलने की बात है, बताने की बात है? आप लोग तो फटाफट बता सकते हैं इसका आंसर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बच्चों शनि, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है शुक्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ज़रा भी टाइम मैं नहीं दूंगी आप लोग को। बिल्कुल बच्चों, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं ना बच्चों। ये पृथ्वी जो है स्पेस से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पृथ्वी के 3 हिस्से भाग में पानी है ना, 70% से अधिक हिस्से में यहाँ क्या है? पानी है। और पानी को जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो इस कारण हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई पड़ती है? ब्लू दिखाई पड़ती है, नीली, है ना। अब बात आती है बच्चों कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं बच्चों? लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं बच्चों? सर्वाधिक गर्म ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है बच्चों? शुक्र है ना। और छल्ला वाला ग्रह शनि क्या है बच्चों? छल्ले वाला, है ना। शनि क्या है? छल्ले वाला ग्रह, इसके चारों तरफ छल्ला लगा हुआ है, शनि के चारों तरफ, है ना। बात आती है बच्चों ठंडा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है बच्चों बुध। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है बच्चों? बुध है, क्लियर है। शनि क्या है? शनि के चारों तरफ छल्ले युक्त, ये क्वेश्चन भी पूछता है बच्चे, छल्ले युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि है। मंगल लाल है, मंगल कैसा है बच्चों? लाल है। शुक्र कैसा है? गर्म है। बुध कैसा है बच्चों? ठंडा है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कुषाण वंश की राजधानी कहाँ रही थी या कहाँ रह चुकी है ना, या फिर कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न संख्या 11, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पुरुषपुर, ऑप्शन बी है बच्चों कुषाण, ऑप्शन सी है पाल वंश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, है ना, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? बच्चों आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर, है ना, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से विख्यात है। वर्तमान में क्या है बच्चों? पाकिस्तान से, है ना। कुषाण की राजधानी कहाँ थी बच्चों? पुरुषपुर थी। बच्चों मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ, जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देता है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रतापी राजा बच्चों, यहाँ का सबसे, इस वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था, है ना, कनिष्क था, है ना। अब बात आती है कि हम लोग अपने कैलेंडर में देखते होंगे कि 2 संवत चलता है हिंदू में, 2 संवत, एक शक संवत चलता है, एक विक्रम संवत चलता है ना। तो बच्चों शक संवत जो है ना, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया है? तो बच्चों शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया है ना, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? शक संवत किसके द्वारा चलाया गया है?
कनिष्क के द्वारा चलाया गया, है ना। कनिष्क जो है शक संवत में वो अपने राज सिंहासन पर बैठा था, है ना, इसीलिए तब से वो शक संवत चला रहा है ना। और इस शक संवत को भारत सरकार ने जो है अपने प्रयोग में लाया। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है बच्चों कि बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति हुई थी, है ना, वो कुषाण के ही, कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी, है ना। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति, बौद्ध धर्म के 4 संगीति हुए हैं बच्चों, 1, 2, 3 और 4। तो चौथा संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में ही हुआ था, है ना, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। क्लियर है। अगर पूछ देता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कहाँ हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्लियर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है बच्चों पत्रकारिता, ऑप्शन डी है खेल के क्षेत्र। बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्रकारिता के क्षेत्र में, है ना। मैगजीन, संगीत, अगर इसमें कोई बहुत अच्छा योगदान देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको मिलता है पुलित्जर पुरस्कार। क्लियर है बच्चों। बच्चों इस पुरस्कार का जो प्रारंभ किया गया था वो 1917 से किया गया था, 1917 ईस्वी से, है ना। और ये पुलित्जर पुरस्कार हमारे इंडिया का पुरस्कार नहीं है बच्चों, ये अमेरिका का पुरस्कार है। किस देश का पुरस्कार है? अमेरिका का। ये सर्वोच्च पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। और बच्चों ये पूरे विश्व में जो भी लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं ना, बढ़िया योगदान देते हैं ना, विकास का काम करते हैं, उन्हें ये दिया जाता है पुरस्कार। तो बच्चों भारत के सबसे पहले नागरिक, है ना, वो एक्चुअली में वो इंडो अमेरिकन थे बच्चों, है ना, गोविंद बिहारी लाल, है ना, गोविंद बिहारी लाल, है ना, गोविंद बिहारी लाल, है ना। इनको सबसे पहले, भारत के ये सबसे पहले ऐसे नागरिक हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना, दिया गया। कब दिया गया था इनको? 1937 ईस्वी में। ये याद रखना है बच्चों कि भारत के सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, है ना, 1937 में गोविंद बिहारी लाल को दिया गया। बच्चों मैं इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 2020, 2019 और 2021, है ना, में पुलित्जर पुरस्कार किन्हें दिया गया, भारत में किन्हें दिया गया, है ना। आप लोग ये जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाइएगा, है ना, याद करके लाइएगा। कल मैं इस प्रश्न को पूछूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। क्लियर है कि 2020, 19 और 21 में जो है पुलित्जर पुरस्कार भारत में किसे मिला, है ना, मिला कि नहीं मिला, ये भी है। चलो पूछ के खोज के लाना है। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, कोयले उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 2। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? 5वां स्थान, है ना। तो बात आती है कि कोयला उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो बच्चों पहला चीन का है ना, दूसरा अमेरिका का है। क्लियर है। तीसरा और चौथा आप लोग ढूंढ कर लाइएगा, 5वां तो हमारा भारत है ही। क्लियर है। अब बात आती है बच्चों कि भारत में कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है ना, या भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है?
तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका राइट आंसर क्या मार के आते हैं, इसका राइट आंसर बच्चे मार के आ जाते हैं झारखंड, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर होगा बच्चे छत्तीसगढ़, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में होता है। कहाँ होता है? पहला नंबर पर चीन, दूसरा नंबर पर बच्चों अमेरिका, है ना। तीसरा और चौथा नंबर पर कौन है, ये आप कल बताइएगा, आप लोग का ये होमवर्क रहा। और पाँचवां नंबर पर तो हमारा भारत है ही। क्लियर है? छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है बच्चों, है ना। दूसरा है बच्चों उड़ीसा। दूसरा भारत में कौन सा स्थान है? उड़ीसा। उड़ीसा। बच्चों कोयला उत्पादन में झारखंड का चौथा नंबर है। झारखंड का कौन सा नंबर है? चौथा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 14 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 14 जनवरी, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 मार्च। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 मार्च, है ना। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बच्चों मार्च एक ऐसा महीना है, इसमें बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं ना, डेज हैं, उसमें से कुछ का नाम मैं बता देती हूँ। जैसे मैं शुरू करती हूँ 4 मार्च से, है ना। 4 मार्च को बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ना, नेशनल सेफ्टी डे। क्लियर है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब बात आती है 15 मार्च, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है बच्चों। 15 मार्च को क्या है? विश्व उपभोक्ता दिवस, है ना, कंज्यूमर डे। समझ में आ रहा है ना? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस। आप लोग लिखते चलेंगे बच्चों इस बात को, है ना। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च बच्चों ये बार बार प्रश्न पूछता है ना, विश्व तपोदिक दिवस। तपेदिक, तपेदिक किसको बोलते हैं भाई? तपेदिक, तपेदिक मतलब होता है क्षय रोग, है ना, जिसको आप लोग टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तो तपेदिक दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है बच्चों कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 15। रामचरितमानस किसने लिखा था, है ना। रामचरितमानस किसने लिखा था? ऑप्शन ए है बच्चों कालिदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है जायसी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए बच्चों रामचरितमानस किसने लिखा था? बच्चों रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की है। बच्चों रामचरितमानस किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में लिखा। क्लियर है? तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। चलिए बच्चों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्न के साथ अगले दिन अगले सेशन में, है ना। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग इसका ये आप लोग का ये होमवर्क रहा बच्चों कि ये सारे प्रश्न को आप जो है घर में रिवाइज करिए, और जो मैं इसमें होमवर्क दी हूँ उसको बनाइए, है ना। जो आ चुकी हूँ इसके बारे में आप विस्तृत नॉलेज प्राप्त करिए। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।